बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर अमेरिका से, जहां फिलाडेल्फिया में एक स्कूल के पास बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई है जबकि 4 बच्चे जख्मी हैं। अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया गया कि ये लोग फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे। ये अमेरिका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फिलाडेल्फिया में फुटबॉल खेलकर लौट रहे बच्चों पर फायरिंग की गई, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई, 4 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। फिलाडेल्फिया के एक स्कूल के पास ये गोलीबारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फिलाडेल्फिया के एक स्कूल के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई है, 4 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल हमलावर की तलाश की जा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर प्रतिबंध लग चुका है। बैन की खबरें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन कल जब लगातार एनआईए की टीम, एटीएस की टीम अलग अलग राज्यों में पहुंची और 9 राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर एनआईए, एटीएस की टीम ने छापामार कार्रवाई की। और उसके बाद देखिए बड़ी खबर यह कि पीएफआई पर बैन लग चुका है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टेरर लिंक सबूत मिलने के बाद ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं। अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां हुई हैं और यहां जब पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए, एटीएस की टीम पहुंची तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और यहां टेरर लिंक के डॉक्यूमेंट्स मिलने की वजह से ये गृह मंत्रालय ने बड़ा आदेश दिया है और फैसला लिया है कि 5 साल के लिए पीएफआई को बैन किया जाए। पीएफआई पर सरकार ने बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार छापेमारी की कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारियों के बाद जो तफ्तीश रिपोर्ट निकलकर सामने आई उससे साफ हो गया कि इनके पीएफआई नाम के संगठन के जो लिंक है वो देश के खिलाफ लगातार गतिविधियों में शामिल रहा है। युद्ध छेड़ने और उन्माद फैलाने के तमाम आरोप पीएफआई पर लगते रहे। अब सबूत मिले और सबूतों के आधार पर यह फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है, पीएफआई पर बैन लगाया गया है। 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगाया गया है। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, आखिरकार लगा ही दिया गया बैन? ये देखिए, सबसे पहले कल ही हमने सूचना दी थी इस बात की कि पीएफआई पर बैन लगाने की सरकार ने तैयारी कर ली है। केवल एक औपचारिकता बाकी है नोटिफिकेशन जारी होने की। और देखिए, जब कल दूसरी बार दूसरे चरण के छापे पड़े थे तभी ये साफ हो गया था कि अब पीएफआई को ज्यादा देर तक सरकार खुला नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस छापेमारी के दौरान सरकार को पीएफआई के खिलाफ कट्टरपंथी की दुकान चलाने, देश में युद्ध भड़काने, उन्माद फैलाने, नरसंहार करने और विदेशी फंडिंग के जरिए देश की सरकारों को अस्थिर करने की तमाम ऐसे सबूत मिले हैं जो कि जिनकी बार बार तस्दीक इन जो करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया देश भर से उन्होंने की है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी पीएफआई के गिरफ्तार कागज से ये भी मिली एजेंसियों को कि उन्होंने एक अपना खुफिया तंत्र विकसित किया था। हर जिले में उसकी यूनिट बनाई थी ताकि ये अपने काम को अंजाम देने के लिए बाकायदा उसकी खुफिया निगरानी कर सकें, जासूसी कर सकें। और सबसे ज्यादा निगरानी और जासूसी ये देश के खुफिया तंत्र यानी कि पुलिस और तमाम एजेंसियों की खुफिया तंत्र की करते थे, क्योंकि इनको सबसे बड़ा खतरा पीएफआई के काडर को इसी खुफिया तंत्र से था। साथ ही साथ इनके निशाने पर खास तौर पर एक खास समुदाय के लोग, हिंदूवादी नेता थे और उससे जुड़े संगठन हुआ करते थे। और सबसे बड़ा बेस जो है पीएफआई का केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य में था। हालांकि झारखंड में ये संगठन 2019 से ही प्रतिबंधित है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में इस पर प्रतिबंध नहीं लगा था। लेकिन पिछले 2 साल के दौरान जब से देश में सीए लागू हुआ उसके बाद से इस संगठन ने तेजी से पांव पसारे थे और तमाम ऐसे सबूत देश की सुरक्षा एजेंसियों से मिले थे कि देश भर के अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़काने और मुस्लिम समुदाय को भड़काने में इस संगठन का खासा रोल रहा है। आपको पता है कि सिमी नाम का एक संगठन हुआ करता था जिसे 2000 में बैन किया, 2001 में बैन किया गया था। इस संगठन के बैन होने के बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आया था और 2009 आते आते पीएफआई के सिमी से जुड़े तमाम जो नेता थे
वो पीएफआई का हिस्सा हो गए थे और पीएफआई ने बाद में धीरे धीरे करके तकरीबन 10 से 11 ऐसे बड़े अनुषंगिक संगठनों का गठन किया जो अलग अलग वर्गों में, जैसे छात्रों में अलग संगठन काम करता था, उसका नाम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया था। इस संगठन पर हिजाब रॉ के दौरान आपने देखा होगा कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद हुआ, ये संगठन काफी, इसका नाम सुर्खियों में आया था देश में उन्माद भड़काने और मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए। आदर्श विकास, यूएपीए अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट जो है, उसके एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, उसके तहत बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे इस तरह के संगठनों पर रोक लगाने के लिए तमाम नियम बने हुए हैं। ऐसे में एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ही अहम बात ये हो जाती है, ये जो 5 साल का बैन लगाया गया है, इसके मायने कैसे समझाए दर्शकों को? इसका मतलब क्या होगा? क्या ये जो संगठन है ये काम कर पाएगा, या इसके काम पर नजर रखी जाएगी, या पूरी तरीके से इसके कामकाज बंद होंगे? तो देखिए, ये 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया, पूरी तरह से कामकाज प्रतिबंधित हो जाएंगे। इसके केवल पीएफआई नहीं बल्कि इसके जो तमाम सहयोगी संगठन है, एसडीपीआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, भारतीय इमाम परिषद जैसे तमाम जो संगठन है, तकरीबन 30 से 40 ऐसे संगठन है पीएफआई के नीचे जो काम करते हैं, अलग अलग वर्गों में काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो सभी प्रतिबंधित हो जाएंगे। इनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करने पर, पैसे का लेन देन करने पर, इस संगठन की बैठक में हिस्सा लेने पर, इस संगठन के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर, इस संगठन की किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। और जो भी कोई शख्स इस संगठन के साथ व्यवहार करता पाया जाएगा वो भी यूएपीए के तहत उनका भागीदार होगा और सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नियमों के तहत कर पाएगी। विकास, एक चीज और बहुत अहम हो जाता है समझना यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से बार बार अलग अलग चीजों में पीएफआई का नाम आ रहा था, या पीएफआई के संगठन से जुड़े लोग सामने आ रहे थे, ये पूरी कवायद काफी लंबे वक्त से चल रही थी, और ये जो 2 रेड्स हुई हैं, इन्होंने ताबूत में आखिरी कील का काम किया, क्योंकि कई बार इस संगठन पर सवाल खड़े हो गए थे, संगठन से जुड़े लोगों पर सवाल खड़े हो गए थे। यह बिल्कुल देखिए, पिछले 2-3 सालों से लगातार खुफिया एजेंसी सरकार को रिपोर्ट दे रही थी कि पीएफआई जो है वो अब देश विरोधी गतिविधियों से लेकर देश में उन्माद और युद्ध भड़काने जैसी स्थिति पर मोड़ पर जाके आ खड़ा हुआ, और ऐसी सूरत में संगठन को प्रतिबंधित करना चाहिए। ये आंदोलन के दौरान भी सरकार ने पीएफआई से जुड़े कार्यकर्ताओं पर न केवल दिल्ली, बेंगलोर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो दंगे हुए थे उसमें पीएफआई का रोल पाया गया था। सरकार लगातार उस दौरान से ही सबूत जुटा रही थी, लेकिन सरकार की आंखें उस समय खुली, सुरक्षा एजेंसियों की आंखें उस समय खुली जब अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री का बिहार दौरा था और फुलवारी शरीफ में एक मॉड्यूल पकड़ा गया। इस मॉड्यूल के दफ्तर पर जब छापेमारी की गई, यहाँ से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, तो वहाँ से जो दस्तावेज मिले वे पीएफआई के दस्तावेज थे, और उसमें 2007 बिल्कुल विकास, लंबे समय से जांच पड़ताल हो रही थी, कवायद हो रही थी, और अब जाकर पीएफआई को बैन कर दिया गया है, क्योंकि लगातार एनआईए एटीएस की टीम कार्रवाई कर रही थी, छापा मार रही थी, और सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि ऐसे 9 राज्य थे। कल की अगर हम बात करें तो 9 राज्यों में कई ठिकानों पर कल भी एनआईए की टीम पहुंची छापामार कार्रवाई करने के लिए। कब कब पीएफआई का नाम सामने आया वो आपको बता रहे हैं। 10 अप्रैल 2022 खरगोन हिंसा में भी पीएफआई का नाम सामने आया। 2 अप्रैल 2022 करौली में जो दंगा हुआ उसमें भी पीएफआई कनेक्शन सामने आया, और यही वजह है कि पीएफआई से जुड़े हुए जो संगठन है उन पर भी बैन हो चुका है। कर्नाटक में हिजाब पर जो हंगामा देखने को मिला उसमें भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया। हाथरस में लोगों को भड़काने का भी पीएफआई पर आरोप है। फरवरी 2020 की बात करें, दिल्ली दंगे में भी पीएफआई का नाम सामने आया। अगस्त 2020 बेंगलोर में जो दंगा हुआ उसमें भी पीएफआई कनेक्शन निकलकर सामने आया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ 16 अप्रैल 2022 तब भी पीएफआई कनेक्शन सामने निकलकर आया था। ऐसे में अब पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। लगातार छापे के बाद ये पीएफआई पर बैन लग गया है, और साथ ही पीएफआई से जो जुड़े हुए दूसरे संगठन हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।
तो लगातार एबीपी न्यूज आपको पल पल की जानकारी दे रहा था, कहां-कहां छापे हो रहे हैं, छापेमारी की कार्रवाई में क्या कुछ हासिल हो रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं। पीएफआई के बारे में आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। पीएफआई का पूरा नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। 17 फरवरी साल 2007 में पीएफआई की स्थापना की गई थी। इसका हेड ऑफिस दिल्ली के कालिंदी कुंज में शाहीन बाग में पीएफआई का हेड ऑफिस था, जहां से एक लगातार संगठन काम कर रहा था। कितने राज्यों में इसकी सक्रियता देखने को मिली थी? 23 राज्य देश के ऐसे थे जहां इनकी सक्रियता देखने को मिल रही थी। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। पूरी जानकारी 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है। और लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको नमस्ते भारत में हम बता रहे हैं। बड़ी खबर यह कि पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश भी जारी कर दिया गया है और साथ ही पीएफआई से जुड़े तमाम संगठनों पर भी कार्रवाई की अब तैयारी है और इन तमाम संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है, आदेश जारी कर दिया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही थी। एनआईए की टीम की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही थी और कल भी 9 राज्यों में कई ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंची, एटीएस के साथ मिलकर और वहां की लोकल पुलिस के साथ मिलकर तफ्तीश की गई, जांच की गई, पड़ताल की गई और टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद अब पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर बैन लगाना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर हम पिछले दिनों की और पिछले कुछ सालों की बात करें तो कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें पीएफआई कनेक्शन निकलकर सामने आया था, लेकिन इंतजार था किसी एक बड़े फैसले का जो कि आज सामने आया। विकास, आपको आवाज आ रही है? जी आप सवाल बिल्कुल विकास, देखिए एक बड़े फैसले का इंतजार था, क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, पिछले साल में जो घटना हुई, उसमें लगातार पीएफआई का कनेक्शन निकलकर सामने आया और बहुत जरूरी हो गया था कि ऐसा कदम उठाया जाए। ये बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो गया था केंद्र सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार को लगातार ऐसे सबूत मिल रहे थे। देखिए, केवल देश में रहकर एक संगठन के लिए गतिविधि चलाना, अपने समाज के उत्थान के लिए गतिविधियां करना अलग मसला था, लेकिन पीएफआई इससे बहुत आगे निकल गया था। वो मुस्लिम समुदाय में उसने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जो उसकी स्टूडेंट विंग थी, जो छात्र विंग थी। और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया छात्रों के बीच जाकर उनको भड़काता था, बरगलाता था। इन छात्रों को जब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया जाता था, उनको बाबरी मस्जिद विध्वंस के वीडियो दिखाए जाते थे, देश में अलग अलग दंगों की वीडियो दिखाए जाते थे और ये कह के बरगलाया जाता था कि देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, उनकी जो धार्मिक स्थल है उनको तोड़ा जा रहा है, देश में दंगे कराकर मुसलमानों को मारा जा रहा है। इस तरह के वीडियो दिखाकर उनको भड़काया जाता था, बरगलाया जाता था और फिर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कर दिया जाता था। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को टर्की, पाकिस्तान और खाड़ी देशों से बहुत पैसा मिलता था, क्योंकि जो पीएफआई था वो संगठन एफसीआरए में रजिस्टर्ड नहीं था, इसलिए सीधे पैसा नहीं मंगाता था। इसलिए संगठन अवैध तरीके से हवाला के जरिए पैसा मंगाता था। केरल और कर्नाटक इसके सबसे बड़े गढ़ थे, जहां पर खाड़ी देशों से हवाला के जरिए पैसा आता था। इस पैसे का इस्तेमाल देश में दंगे कराने, मुस्लिम समुदाय। बिल्कुल विकास, तो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई शामिल रहा और इसी के तार लगातार मिलते रहे, सबूत मिले और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। तो लगातार आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। बड़ी खबर ये कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। पीएफआई पर कड़ी कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, एक बहुत बड़ा फैसला, गृह मंत्रालय ने यह आदेश भी जारी कर दिया है, पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लग चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये बहुत ही बड़ा कदम है और इस बारे में एबीपी नेटवर्क ने पहले ही ज्यादा पहले इस बात के लिए बोला था कि ये जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बैन को इसी तरफ इंगित कर रही है, इशारा कर रही है और आखिरकार गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर और इसकी सहयोगी संस्थाओं पर बैन लगा दिया है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि बैन लगाने के पीछे कारण क्या क्या दिए गए हैं। बैन लगाने के पीछे पहला कारण दिया है कि पीएफआई जो कि खुद को
सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड किया था उस देश में, वो सामाजिक कार्यों को करने के लिए रजिस्टर्ड थी, वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त थी, ऐसे सरकार के पास सबूत मिले थे। दूसरी चीज, इस संस्था के लिंक सिमी के, इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनके लिंक सिमी से, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने हैक किया था, उनके साथ मिले। और साथ साथ बांग्लादेश में जो जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB के साथ भी PFI के कार्य के लीडर्स के लिस्ट हैं। उसके अलावा सरकार ने यह भी पाया कि इस संस्था के PFI के लिंक इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन। खास बात ये 3 राज्यों गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने PFI पर बैन के लिए गृह मंत्रालय को सिफारिश की और उसके बाद ये कार्रवाई होती है। गृह मंत्रालय बिल्कुल आशीष, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ बता रहे हैं, किस तरीके से PFI के खिलाफ सबूत मिलते रहे और सबूत मिलने के बाद ही अब उस पर बैन लगाने का फैसला लिया गया, आदेश जारी कर दिया गया है। नमस्ते भारत में आज सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने PFI पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने PFI पर 5 साल का बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। PFI से जुड़े कई संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते के दौरान 2 बार PFI से जुड़े तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई। जो सबूत मिले, जो दस्तावेज मिले, उसके आधार पर यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। गृह मंत्रालय ने PFI सहित PFI के कई सहयोगी संगठनों पर बैन लगा दिया है। 5 साल के लिए प्रतिबंध रहेगा और जिस तरह के आरोप PFI पर लग रहे थे, उसको देखते हुए लगातार तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। NIA हो, लोकल ATS हो, अलग अलग राज्यों की, ये तमाम एजेंसियां जांच कर रही थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इन छापों के दौरान जो तमाम सबूत दस्तावेज इकट्ठा किए गए, उसके आधार पर यह बड़ा फैसला PFI पर कैसे देखें, एक सवाल। दूसरा ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि सिमी का आइडेंटिकल माना जाता था, सिमी का एक्सटेंशन माना जाता था इसको, तो आगे क्या रहेगा, किस तरह की रणनीति रहेगी सरकार की तरफ से? जी देखिए, अगर हम बात करें PFI के ऊपर बैन की, तो ये बैन जो है जब 18 तारीख के बाद से ही अलग अलग राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे संबंधित संस्थाओं के इसके 15 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों ने दबिश डालनी शुरू की, तब से ही इस बात की पूरी संभावना बन गई थी कि PFI के ऊपर गृह मंत्रालय पूरी तरह से पैनी नजर बनाए हुए है और इस पर बैन लगाएगा। और आखिरकार गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन का नोटिफिकेशन गजट जारी कर दिया है। खास बात ये कि गजट नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, इस गजट नोटिफिकेशन में पहली बात ये कही गई, 3 ऐसे राज्य थे, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। इन 3 राज्यों ने लिखित रूप से गृह मंत्रालय को ये बोला कि PFI पे बैन लगना चाहिए। PFI पे कर्नाटक में हिंसा की कई वारदातें हुई है, जिससे PFI का हाथ सामने आया है। हाल के दिनों में एक हिंदू कार्यकर्ता प्रवीण नेकारू की हत्या हुई थी, उसमें भी PFI का हाथ माना गया है और उसका भी जिक्र इस गजट नोटिफिकेशन में। उसके अलावा इस गजट नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि ये संस्था जब इसका यह अस्तित्व में आई 2006 में, तो इसको सामाजिक संस्था के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था। लेकिन इन कई सालों में ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये संस्था सामाजिक कार्यों को न कर देश में अव्यवस्था, वैमनस्यता और लोगों के बीच को भड़का रही थी एक खास समुदाय के खिलाफ। तीसरी बात इसमें यह कहा गया है कि PFI का लिंक जो है इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इराक और सीरिया का ISIS हो या बांग्लादेश का जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश हो, इसके साथ पाया गया। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स इस नोटिफिकेशन में, गजट नोटिफिकेशन में गिनाए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से। और उसके बाद कहा गया कि इन सब सबूतों के आधार पर PFI के ऊपर बैन लगाना वाजिब बनता है और उसको और उसकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। आशीष, एक चीज और समझाइए, जिस तरह से गजट की तमाम महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे थे, बैन लगा दिया गया PFI के ऊपर, आगे की कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी, क्योंकि इस गजट में ही कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिनके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, अगर हम कार्रवाई की बात करें तो बैन लगने के बाद क्या होगा? बैन लगने के बाद पहले तो इनका रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, इनसे संबंधित जितनी भी संस्थाएं उनका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया। तो जो भी इनको आधिकारिक रूप से जो सुविधाएं मिलती, एक ट्रस्ट या एक संस्था होने की, उस पर
पूरी तरीके से वो खत्म हो गया। उसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भी जो इनके अकाउंट्स और इनकी संस्थाओं को छूट मिलती थी या टैक्स या अलग अलग अकाउंट होते थे वो सारे बंद हो गए। बैंकों में जो इनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और अकाउंट थे वो सारे बैन हो गए। तो पूरी तरीके से इस संस्था की जितनी भी एक्टिविटीज है लीगली एक्टिविटीज, उन सारी एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया है। इनसे जुड़े अगर कोई सदस्य इनसे जुड़ा हुआ है, इनका मेंबर है, तो उसको भी बैन की बाद एक तरीके से उसको भी जांच का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अधिकांश जो पीएफआई और उसके सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए इसके लीडर्स हैं, इसके नेता हैं, इसके फाउंडर्स हैं, उन सारे को गिरफ्तार करके ऑलरेडी ईडी और एनआईए ने अभी हिरासत में ले रखा है। कुछ लोग जुडिशियल कस्टडी में है, कुछ लोग एनआईए और ईडी की कस्टडी में है। लेकिन अब इस बैन जी आशीष, जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। नमस्कार, टीवी के सबसे बड़े एस्ट्रो शो 9 देवियां में आप सबका स्वागत है। मैं मीरा महाजन नवरात्रि के तीसरे दिन आपको बताऊंगी कि आज का ये व्रत कौन सी राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आज के इस व्रत से कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में हो जाएगा बलवान। नमस्कार, मैं हूं ज्योति थपलियाल। आज मैं आपको देवी चंद्रघंटा के स्वरूप के पीछे छुपे प्रतीकात्मक रहस्यों के बारे में बताऊंगी। नमस्कार, मैं आचार्य जीतू सिंह। नवरात्रि के पर्व का तीसरा दिन चंद्रघंटा का दिन, तीसरी रात्रि चंद्रघंटा की रात्रि। रात्रि की एक खास विधि से कैसे पाना है अपने घर में सुख और समृद्धि का भंडार। जय महागौरी, मैं हूँ श्रुति और मैं बताऊंगी कि नवरात्रि के तीसरे दिन किस खास रंग के प्रयोग से आप कर सकते हैं माँ को प्रसन्न और पा सकते हैं धन और वैभव का आशीर्वाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर वाय राखी आज आपको बताऊंगी कि आज माँ के तीसरे नवरात्रे माँ चंद्रघंटा, ये जो नाम आप सुन रहे हैं ना, इसके पीछे कौन सा कर्म है, क्या संकेत है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ नंदिता पांडे और आज मैं आपका ऐसा चक्र जागृत करूंगी जो बढ़ाएगा आपका आत्मविश्वास, आपके जीवन में जोश और लेके आएगा सुख और समृद्धि। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ऋचा शुक्ला और आज आपको बताऊंगी क्या है माँ चंद्रघंटा का और श्री चंद्रशेखर का संयोग। मैं हूं डॉक्टर करिश्मा कौशिक और मैं बताऊंगी आपको कैसे अपने शुक्र को करें मजबूत और कैसे इत्र से महकाएं अपना घर। नमस्कार, मैं हूं मनीषा कौशिक और आज बात करेंगे नवरात्रों के व्रत के खाने से जुड़े सवालों के बारे में। क्या खाएं, कब खाएं, कितनी बार खाएं, इन सब उलझनों को आज सुलझाएंगे। नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना का दिन है। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप बिल्कुल अलग है। इस वक्त देवी जो हैं वो बिल्कुल नए रूप में नजर आ रही हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और उनके गले में है घंटा। अब जो चंद्रमा है वो कारक है हमारे मन का। जिस तरह चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं, वैसे ही हमारा मन है जो पल पल बदलता रहता है। और साथ ही जो घंटा है वो प्रतीक है हमारी अलर्टनेस बढ़ाने का। आपने देखा होगा जब कभी भी कहीं घंटी की आवाज आती है ना, एकदम से आप अलर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देवी संकेत देती हैं कि अपने मन के अंदर अवेयरनेस बढ़ाइए। अपने आपकी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो आप जिसकी आपके जो गोल है, आप जो पाना चाहते हैं, उसे पाने में आप जल्द से जल्द सक्षम होंगे। देवी यहाँ पर 10 भुजाओं में नजर आ रही हैं। उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं। एक हाथ में उनके तलवार है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल। एक हाथ में उनके पास गदा है तो दूसरे हाथ में धनुष बाण। लेकिन अस्त्र शस्त्र के साथ देवी के एक हाथ में उन्होंने पकड़ा हुआ है जपमाला और एक हाथ में कमंडल भी। यानी ये कि देवी संकेत दे रही हैं कि सिर्फ युद्ध की जो तैयारी है वो सिर्फ उन्होंने अपने आप ऐसे ही नहीं की है, बल्कि अपना विवेक वो साथ लेके चलती हैं।
तो इस नवरात्रे में चंद्रघंटा देवी की आप जब आराधना करेंगे तो आपके अंदर जो वीरता है, शौर्य है, वो बढ़ेगा और साथ ही आपके मन जो एकाग्र होगा और वो चलेगा वहाँ पर जहाँ आपका लक्ष्य है। तो देवी की उपासना कीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। घंटी बजाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, शंख बजाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को भूल जाइए। माँ चंद्रघंटा को अगर आपने प्रसन्न करना है तो आपको घंटी और शंख की ध्वनि अपने घर में जरूर करनी है। शंख की ध्वनि से आती है सुख और समृद्धि और घंटे की आवाज से थर-थर कांपते हैं शत्रु। दिन की पूजा आप ध्वनि से ही कीजिए, लेकिन रात्रि की पूजा के बिना अधूरी रह जाएगी पूजा। नवरात्रि यानी रात्रि का खास महत्व होता है नवरात्रि के दौरान किसी भी पूजा के विधि विधान में। रात्रि की पूजा में एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिए, आपके जीवन में सुख और समृद्धि चल कर के आएगी। आसन ले लीजिए आप लाल रंग का और आपने अपने हाथ में जो माला लेनी है वो लेनी है स्फटिक की। एक मंत्र ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः 4 माला जाप कर लीजिए। यकीन मानिए आपके जीवन में कष्ट कभी नहीं आएंगे, सुख और समृद्धि चल करके आएगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। चंद्रघंटा जो शुक्र ग्रह की स्वामिनी मानी जाती है। शुक्र ग्रह जो वृश्चिक और तुला यानी टॉरस और लिब्रा राशि के रूलिंग प्लैनेट है। तो अगर वृषभ या तुला है आपकी राशि यानी लिब्रा या टॉरस है आपकी राशि, तो आपके लिए तो ये व्रत करना बहुत ही शुभ हो जाएगा। साथ ही अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है या शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो भी काफी शुभ हो जाएगा। शुक्र ग्रह बताते हैं जीवन में सौंदर्य को, यश को, ऐश्वर्य को, धन को, प्यार को। तो इनमें से किसी भी चीज की कमी अगर आपके जीवन में चल रही है तो आज का ये व्रत, आज के दिन पूजा, उपासना, दान पुण्य अवश्य करें। कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनको देखने से आपके मन का जो अंतर्द्वंद है वो खत्म हो जाता है, या यूं कहें अगर खत्म नहीं भी हुआ तो बहुत कम हो जाता है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की जब पूजा होती है, वो रंग सिर्फ माँ का ही प्रिय नहीं है बल्कि वो ये काम भी करता है और आपकी ज़िंदगी में वैभव भी लेकर आता है। आज चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में रहेंगे और आज का जो रंग होगा वो नीला है। तो हल्का नीले रंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको लाने के लिए ताकि वैभव आए और माँ भी प्रसन्न हो, आप ये करेंगे कि या आप तो हल्के नीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे या फिर आप ये कर सकते हैं कि इत्र लगा सकते हैं और वैसे ही माँ को परफ्यूम जो है वो आज आप उसका चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। तो उस नीले रंग को आज के दिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, अगर और कुछ भी ना हो घर में, तो नीले रंग के कागज़ पे एक कलम से देवी माँ का कोई भी मंत्र जो आपको आता हो, ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, जिसमें भी आपकी आस्था हो, अगर आप वो 6 बारी भी लिखेंगे ना तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ओए होए क्या बात है, कितनी खूबसूरत व्याख्या की मेरी सखी ज्योति जी ने। बिल्कुल सही में कितने अच्छे से उनके स्वरूप को बताया। जीतू जी ने कितना अच्छा घंटे के बारे में बताया। लेकिन आपको पता है घंटे का महत्व क्या है? माँ को घंटा बेहद पसंद है, लेकिन घंटा कभी अपने आप नहीं बजता, आपको उसे बजाना पड़ता है। करमास कहते हैं, माता रानी ये कहती है मेरे दर पर आओ, जो जलाओ जगदम्बे कहकर पुकारो, पर मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आज का दिन शुक्र से भी जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जिस ऑफिस में आप रहते हैं उस ऑफिस
में रहकर कभी उस ऑफिस की बुराई ना करें। यहाँ काम करना बेकार है, मैं दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ, यहाँ बॉस अच्छे नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, क्योंकि याद रखिए जिस जगह पर बैठकर आप उस जगह की बुराई करेंगे, भवानी कभी आपको तरक्की नहीं देगी। मंदिर टूटा हुआ ही क्यों हो, लेकिन आप उसमें जाते हैं, श्रद्धा और भाव रखते हैं, तो आपका ऑफिस कैसा भी हो, आज के दिन ये घंटे का संकेत है कि आपको तपस्या करनी होगी, बजना होगा, मेहनत करनी होगी, तब आगे बढ़ सकते हो। और याद रखिए घंटा घंटे को ही टच करता है तब बचता है। हम अपनों से ही धोखा खाते हैं तब आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका साथ देते चलें। आज का ये तीसरा नवरात्रा यही संदेश देता है, चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पांव के छालों को, तरक्की और सक्सेस जरूर मिलेगी। नवरात्रि के तीसरे दिन चेतना जागृत होती है मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र यानी कि नाभि से लगभग 3 इंच ऊपर आपका मणिपुर चक्र स्थित होता है। मणिपुर चक्र का तत्व होता है वायु। वायु यानी कि आपकी पूरी प्राण वायु ऊर्जा जो संचारित होती है आपके शरीर के अंदर, जो आपकी ऊर्जा बनाती है, आपकी अहम को बढ़ाती है या घटाती है, आपके गुस्से को बढ़ाती है या शांत करती है, ये सारी ऊर्जा का संचालन आपके मणिपुर चक्र से होता है। मणिपुर चक्र का रंग होता है पीला। तो आज के दिन पीले वस्त्र भी आप पहन सकते हैं, पीले आसन में बैठ सकते हैं। और ध्यान मुद्रा में आपको बताऊंगी कि किन मुद्राओं को करेंगे, किस बीज मंत्र में पढ़ेंगे। तो आज का बीज मंत्र होगा रम, और साथ में मुद्रा जो होगी एक बहुत साधारण मुद्रा, पहले नमस्ते ऐसे रखें और फिर इसे अपनी मणिपुर चक्र यानी कि जो डायफ्राम का जो होल होता है यहाँ पे सेंटर, ये आपका मणिपुर चक्र है और ऐसे रखें। एक मुद्रा ये होती है, दूसरी होती है मातंगी मुद्रा। मातंगी मुद्रा मतलब पहले आपने अपने पूरा क्लैस्प कर लिया हाथ को और फिर जो मिडिल फिंगर है उसको उठा के आपने सेंटर किया। इस मुद्रा को मातंगी मुद्रा बोलते हैं और इसे भी आप पेट के सामने रखेंगे और उसके बाद उच्चारण करेंगे रम का। और जो तीसरी मुद्रा होती है, जो योग मुद्रा होती है, क्योंकि मणिपुर चक्र आपके लीवर, आपके इंटेस्टाइन, आपके पैनक्रियाज, इन सब को कंट्रोल करता है। और जब आप उस मुद्रा को करते हैं उसको अपान मुद्रा बोलते हैं, यानी कि आपकी मिडिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर, मध्यमा और अनामिका को आपने अंगूठे के पोर से छूना है, बाकी दोनों उंगलियां सीधी होंगी। इसे आपने अपने घुटने पे रखना है और इसे रख करके आप ध्यान देंगे, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा, आपके गॉल ब्लैडर में पथरी वगैरह है वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है, सिरोसिस हो, फैटी लीवर हो, वो भी आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। गुस्सा अगर आपको बहुत आता हो, ईर्ष्या द्वेष में आप रहते हो, तो इस चक्र का संचारण होने से इन सब से मुक्ति मिलती है और हाई लाइफ कंडीशन में आप जाते हैं। तो आपने मुद्रा बनानी है, आपको साधारण मुद्रा से बताती हूँ, आपने ऐसे रखना है और आपने मनी मन प्रार्थना करनी है। और उच्चारण फिर हमने कहा चेतना जागृत होती है, मणिपुर चक्र से ऊपर जाते हुए सीधे निर्वाण चक्र की तरफ जाती है और आपने रम का साउंड करना है। तो आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए उच्चारण करेंगे, ध्यान करेंगे मणिपुर चक्र में रम के नाम से, रम। जब आप इस उच्चारण को करें तो आप अपने अंदर, जब आप माँ का साउंड करते हैं तो आपके अंदर के बॉडी ऑर्गन्स आपको हिलते हुए नजर आएंगे या महसूस होंगे। जब ऐसा होता है तो वहाँ से जो भी एक्सेस फैट होता है या एक बॉडी फैट मास इंडेक्स होता है वो भी खत्म होता है, शरीर तंदुरुस्त बनता है, स्फूर्ति आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में जोश आता है और जो भी जिस तरह के एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है उस तरह की स्थितियाँ आपकी बननी शुरू हो जाती हैं। माँ के जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही है। शिव को प्राप्त करने के लिए जो अथक साधना की थी उसका फल उनको मिल गया है। माँ को शिव की प्राप्ति हो चुकी है। देखिए क्या सुंदर संयोग है कि ज्योतिष में 7वें घर के जो मालिक होते हैं वो शुक्र होते हैं, जो हमारे विवाह का स्थान होता है। तो चंद्र घंटा माँ के लिए जो ग्रह जोड़े जाते हैं वो शुक्र है। माँ ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। इसका मतलब है प्रतीक रूप में बात हो रही है कि उनको अब श्री चंद्रशेखर जी का
हम भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहते हैं। उनको उनका साथ मिल गया है, उनके बीच में एक यूनिटी हो गई है, शक्ति और शिव मिल चुके हैं। इस सुंदर संयोग को जब आप देखते हैं तो इस रूप की एक अनोखी छटा होती है। उनके पास सब अस्त्र शस्त्र हो गए क्योंकि उनको एक बड़ी शक्ति का साथ मिल गया है। लेकिन एक और बात है कि उनका जो स्वरूप है वो बड़ा शांत है, ध्यान में भी है, शांत है वो। तो इस सुंदर स्वरूप से आप क्या मांग सकते हैं? जो भी मांगेंगे माँ चंद्रघंटा से वो मिलेगा। एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा। माँ चंद्रघंटा के सामने एक लाल धागे में 7 लौंग बांध लेंगे और उसको आपके मंदिर में जो भी माँ की मूर्ति है उसके सामने रख देंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार रोज। पूरे वर्ष करें तो बहुत अच्छा। और कहेंगे देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुशो जहि। बस आपके जीवन में रूप, सम्मान, ज्ञान, धन सबकी वर्षा होने लगी। आज का दिन बहुत ही खास है। आज है तीसरा नवरात्रा और अगर अपने शुक्र को आप बलवान करना चाहते हैं तो आज के दिन आप करेंगे खास उपाय। करना क्या है? क्योंकि शुक्र होता है विवाह का कारक, प्रेम का कारक, खूबसूरती का कारक, धन का कारक। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आज के दिन माता के मंदिर में 1 घंटा चुनरी और साथ ही साथ इत्र अर्पित करें। उस इत्र को अपने पास वापस ले आएं और नियमित रूप से उस इत्र को लगाना शुरू करें। बहुत ही शीघ्र आपका विवाह हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे उपाय की। यदि आपके बटुए में धन नहीं रुकता है तो करना क्या है? आज के दिन ही एक भूरे रंग का यानी ब्राउन कलर का बटुआ ले लें। इसमें कुछ दाने अक्षत के, एक चांदी का सिक्का जिसपे स्वास्तिक का चिन्ह बना हो या फिर माता बनी हो और साथ साथ इत्र जरूर रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन वर्षा होगी। बात करेंगे तीसरे उपाय की। इन 9 दिनों में हनुमान जी की उपासना भी बेहद खास होती है। भगवान श्री राम की उपासना खास होती है क्योंकि अंतिम दिन तो हम दशहरा मनाते ही हैं। भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, मगर वहीं पे माता की पूजा हनुमान जी के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए आपको बता रही हूँ एक हनुमान जी का छोटा सा उपाय। करना क्या है? अगर आपके घर में कोई लंबे समय से व्यक्ति बीमार है तो हनुमान जी को आप केवड़े का इत्र उनके दोनों कंधे पर चढ़ाएं और इसके साथ साथ वही इत्र उस व्यक्ति को लगाएं और ऐसा करने से उस व्यक्ति का शीघ्र ही स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। नवरात्रों के व्रत भले एक रखा जाए, 2 रखे जाएं या सारे व्रत रखे जाएं, क्या खाना है, इस उलझन में हम उलझे जरूर रहते हैं। चलिए इसे ही आज सुलझाते हैं। सबसे पहले क्या खाया जाए? तो सब लोग अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। कुछ लोग सिर्फ जल पर ही व्रत रखते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं यानी कि सिर्फ फल का ही सेवन करते हैं। वहीं कुछ लोग जमीन से उपजी हुई सब्जियों का सेवन करते हैं जैसे कि आलू, शकरकंदी, गाजर। तो जैसे आपके घर में खाया जाता है आप वही प्रथा का फॉलो कीजिए, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस मत कीजिए। हाँ, लेकिन कुछ चीजों का वहम जरूर करती है दुनिया, जैसे कि हल्दी का सेवन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है और ये जो नवरात्रे हैं दोनों टाइम, भले वो चैत्र के नवरात्रे हों या शारदीय नवरात्रे हों, ये दोनों जब सीजन चेंज हो रहा होता है ना तब आते हैं। तो अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए लोग हल्दी को भी कई बार इस्तेमाल नहीं करते। उसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो नींबू और टमाटर का भी यूज करने से घबराते हैं, लेकिन मेरी मानिए कि नींबू हो तो वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है और जो टमाटर है वो भी फल की श्रेणी में ही आता है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात, कब खाएं और कितनी बार खाएं? तो बार बार खाना कहीं उसका वर्णन नहीं है। अगर हमारा ध्यान जो है वो बार बार खाने में ही रहेगा तो व्रत में ध्यान कब जाएगा? हाँ, लेकिन व्रत के नियमों में एक बार खाने का नियम जरूर मेंशन है और ये भी शाम के समय पूजा करने के बाद। लेकिन अगर आपकी सेहत अलाउ नहीं करती तो आप जरूर इसे खा सकते हैं, कई बार खा सकते हैं। लेकिन जो ये मन है ना, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं चंद्रघंटा की और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो इस मन पर काबू रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने व्रत रखा है तो मैं काफ़ी चीज़ों को ट्राई करूँ, काफ़ी चीज़ों को खाऊं। इस मन को काबू में रखना है और अपना जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ माँ की ओर समर्पित है।
आज हमने आपको देवी चंद्रघंटा की उपासना, उनके व्रत, उनके चक्रों के बारे में बताया। कल सुबह 7 बजे 9 देवियों में हम आपके लिए लेकर आएंगे चौथी देवी मां कूष्मांडा के बारे में नई जानकारियां। तब तक हम सबकी तरफ से नमस्कार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पीएफआई से जुड़े कई संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। पीएफआई को आतंकी गतिविधियों में पीएफआई शामिल रहा है और इसी के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। लगातार छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान जो सबूत मिले, जो कनेक्शंस मिले पीएफआई के अलग अलग आतंकी संगठनों से, फंडिंग को लेकर जो कनेक्शंस मिले, उन तमाम चीजों को जोड़ने के बाद यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। पीएफआई पर और पीएफआई से जुड़े संगठनों पर 5 साल के लिए हंटर चला है केंद्र सरकार का। 5 साल का बैन लगा दिया है केंद्र सरकार ने। और इस बीच देखिए, इस पर प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा है बाय बाय पीएफआई। साथ में उस गैजेट का स्क्रीनशॉट भी उन्होंने शेयर किया है अपने ट्वीट में और उन्होंने लिखा है बाय बाय पीएफआई। लगातार जिस तरह के आरोप पीएफआई के ऊपर लग रहे थे, बैन करने की मांग भी चल रही थी, उठ रही थी, लेकिन केंद्र सरकार की जांच धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। और अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से छापेमारी पिछले 2 हफ्तों में हमने देखी है पीएफआई के तमाम संगठनों पर अलग अलग राज्यों में, उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया। और देखिए आदेश में क्या खास है, पीएफआई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, यह साफ तौर पर गैजेट में कहा गया है। देश की सुरक्षा के लिए पीएफआई खतरा बन गया है, यह बात भी गैजेट में मेंशन की गई है। और पीएफआई के कैडर विध्वंसक कामों में लगे रहे हैं, मतलब देश को तोड़ने के, देश में माहौल खराब करने के कामों में लगे रहे हैं। एक प्रोफेसर तक का हाथ काटने में पीएफआई शामिल है। तमाम लोगों के नाम गिनाए गए हैं और उसमें यह प्रमुख रूप से रखा गया है दूसरे धर्मों के लोगों की हत्या में पीएफआई शामिल है। यह भी एक बड़ा कारण बना पीएफआई पर बैन का। आतंकी संगठनों से भी पीएफआई का संबंध है, जो बात बार बार उठती रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में भी यह बात निकल कर आई है। पीएफआई के कुछ सदस्य आईएसआईएस में भी शामिल हुए हैं। इसको लेकर बार बार पीएफआई सवालों के घेरे में आता रहा है। और देखिए, हवाला के जरिए देश के भीतर और बाहर से फंड जमा किया पीएफआई ने। और ये जो पिछले कुछ दिनों में लगातार छापेमारी हुई है, इस फंड से जुड़े, फंडिंग से जुड़े तमाम सबूत भी मिले हैं। और फंड का देश विरोधी काम में इस्तेमाल किया है पीएफआई ने। यह बड़ा आरोप पीएफआई के ऊपर है, जिसके तहत यह कार्रवाई हुई है। यूपी, कर्नाटक, गुजरात ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी। यूपी, कर्नाटक और गुजरात के सरकारों की तरफ से पीएफआई जैसे संगठन पर बैन लगाने की मांग पहले ही की गई थी। तो आखिर गृह मंत्रालय के आदेश में क्या क्या है और किन वजहों से पीएफआई पर बैन लगाया गया है, यह आपने जाना है। साथ ही आपको बता दें कि अब कई प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि देश की कई घटनाओं में पीएफआई शामिल था, देश को तोड़ने का काम कर रहा था पीएफआई। राजस्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहां पे दंगा हुआ, उसी समय हम कहते कि पीएफआई का उसमें हाथ है। सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहाँ तक कि जब यहाँ पे भी सरकार थी हमारी, इनकी सिद्धरमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। तो 5 साल का प्रतिबंध पीएफआई पर लगा दिया गया है। लगातार एबीपी न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा था किस तरह से पीएफआई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और सबसे पहले ये फैसला जैसे ही आया, हमने आप तक इसकी जानकारी पहुंचाई और पीएफआई पर यह बैन 5 साल के लिए लगाया गया है। सबूतों के आधार पर जो सबूत ये कह रहे थे कि किस तरीके से पीएफआई देश को कमजोर करने का काम कर रहा है। जो आदेश जारी किया गया, जो गैजेट जारी किया गया, उसमें एक एक गुनाह पीएफआई के तमाम सदस्यों का गिनाया गया है। बताया गया है कि किस तरीके से पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा था। उसके कई मेंबर्स ऐसे थे जो आईएसआई से भी जुड़े हुए थे और साथ ही एक खास समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर रहा था पीएफआई और एक धर्म के खिलाफ लोगों को उकसाने का काम लगातार पीएफआई कर रहा था। देश विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ था। देश के खिलाफ युद्ध जैसा माहौल बनाने में भी पीएफआई लगा हुआ था। और अब तमाम एक एक करके प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे।
तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता। उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। बीजेपी नेता किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया आ रही थी, क्या कुछ उनका कहना था, वो हमने आपको सुनाया। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सुबह सबसे पहले विकास भदौरिया ने आप तक ये खबर पहुंचाई। विकास, बहुत अहम खबर, क्योंकि लगातार नजर पीएफआई की जो एक्टिविटीज है उस पर लगी हुई थी, सवाल उठ रहे थे, लेकिन वक्त काफी लग गया इसमें। ये देखिए, सरकार इस बात खूब काम करना चाहती थी। देखिए, बाकायदा इसके पीछे तैयारी की गई। आपको अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं, 29 अगस्त को पहली बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक, और इस बैठक में एनएस से अजित डोभाल उसमें मौजूद थे, आईबी और रॉ के डायरेक्टर भी बैठक में मौजूद थे। पहली बार फुलवारी शरीफ के एक मॉड्यूल को वक्त किया था, और एनआईए ने जब यहाँ से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ की थी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था तब कि वहां से जो दस्तावेज बरामद हुए थे उसमें गजवाए हिंद के लिए टारगेट 2047 तय कर दिया गया था, और ऐसा दस्तावेजों में लिखा था। इसके बाद ये पहला मौका था जब किसी कट्टरपंथी संगठन के दस्तावेज में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए लक्ष्य और वर्ष जो है निर्धारित कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ से जो दस्तावेज मिले उसमें ये भी बात कही गई थी कि अगर देश में भारत में अगर उसको युद्ध जैसे हालात पैदा करते हैं तो इसके लिए उसको दूसरे देशों, टर्की, पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों से मदद भी लेनी है, और इसके लिए बाकायदा किसके जरिए मदद लेनी है ये भी उसमें लिखा हुआ था। यहाँ से एजेंसियों को लगा कि अब वक्त आ चुका है कि अब फाइनल असल्ट करने की जरूरत है पीएफआई पर, क्योंकि ये अब देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे देश के जो ताने बाने उसको नष्ट करने की और बढ़ चला है। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के सामने जब ये रिपोर्ट रखी गई तो उन्होंने पीएफआई के खिलाफ साझा ऑपरेशन चलाने के लिए एनआईए को नोडल एजेंसी बनाया। एनआईए ने राज्यों के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुखों के साथ बैठकें की, वहां से डोजियर मंगवाए, और उसके बाद एक खुफिया कार्रवाई और रिपोर्ट के बाद इस संगठन पर 22 आपको पता है कि 22 सितंबर को पहला बड़ा छापेमारी पूरे देश में की गई। पूरे देश में 11 राज्यों में छापेमारी के दौरान 106 लोगों को उठाया गया, 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और जब दूसरी छापेमारी की गई कल 27 तारीख को, तब ये तय हो गया था कि अब पीएफआई का बैन होगा, क्योंकि पूछताछ के दौरान जो तथ्य इसके नेताओं से मिले थे, जो फैक्ट सामने आए थे सुरक्षा एजेंसियों के सामने, उसमें से एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी था कि पीएफआई ने अपनी एक खुफिया विंग तैयार कर ली थी, अपना एक खुफिया तंत्र तैयार कर लिया था जो हर जिले में काम कर रहा था। आदर्श जी, विकास आप रहे हमारे साथ। नीरज पांडे भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधा दिल्ली से, इस वक्त उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, बड़ा बैन, जिस तरीके से ये बैन लगाया गया है, क्योंकि जो कारण गिनाए गए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं और इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब 22 सितंबर 27 सितंबर की छापेमारी के बाद जो तार जुड़े, उसके बाद ये बड़ा एक्शन केंद्र सरकार का। जी, पिछले ये कई महीने से, करीब 6 महीने, जैसा विकास भी बता रहे थे, पिछले 6 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी, क्योंकि जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे थे उसमें ऐसे किसी भी संगठन की जो उपयोगिता सिद्ध होती नहीं नजर आ रही। मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2021 में जिस संजीत की हत्या की गई थी केरल में, और उसके बाद सीरीज हत्याएं हुई, और लास्ट ईयर मतलब इसी साल मार्च में भी एक हत्या हुई। उसके बाद हम लोग खुद केरल गए थे, और केरल जाने के बाद जो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की, ग्राउंड रिपोर्ट में भी ये पता चला था कि पीएफआई कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ी हुई है, और गृह मंत्रालय को ऐसी रिपोर्ट भी मिल रही थी। हाल ही में जो छापे पड़े, और छापे पड़ने के बाद लगातार पीएफआई के दफ्तरों से जो पेपर्स मिले, कागजात मिले, उसमें साफ तौर पे ये देखा गया कि सीरिया और इराक के कई आतंकवादी संगठन हैं जिनके संपर्क में हमारे देश की ये संस्था
पीएफआई और उसके जो अन्य जो संगठन हैं, चाहे वो एसडीएफआई हो या दूसरे संगठन हो, इनका वीमेंस फ्रंट है, इनका यूथ फ्रंट है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सीरिया और इराक के जो टेरर नेटवर्क है उनके साथ संपर्क में थे। तो ऐसे में साफ तौर पे भारत सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं बनता था। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे थे और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जब रिपोर्ट उनके सामने रखी तो उन्होंने एक्शन लेते समय नहीं लगाया। उन्होंने तत्काल निर्देश दिया कि इस पर तुरंत बैन लगाया जाए। और सिर्फ बैन ही नहीं लगाया, आपने कल देखा हो 247 लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारियां भी रुकने वाली नहीं है। अभी जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार गृह मंत्रालय पूरे मामले में नजर बनाए रहा। एनआईए और ईडी अभी और छापेमारी करने वाली हैं। अभी कुछ और लोगों को उठाया जाएगा। बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश भी दे दिया गया है और पीएफआई से जुड़े हुए जो दूसरे संगठन हैं उन पर भी बैन लगा दिया गया है। लगातार कार्रवाई चल रही थी, जांच हो रही थी, छापामार कार्रवाई करने के लिए टीम्स पहुंची थी अलग अलग राज्यों में और गिरफ्तारियां इस वक्त हुई और उसके बाद गिरफ्तारियों के बाद जो पूछताछ हुई उनकी निशानदेही पर अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंचती है, सबूत जुटाती है और जब टेरर लिंक के सबूत मिले तो उसके बाद पीएफआई पर यह बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है, पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं हम। देखिए, गृह मंत्रालय ने आज बहुत बड़ा फैसला लेते हुए पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया और सिर्फ पीएफआई पर ही नहीं बल्कि उससे जुड़े कई संगठनों पर भी 5 साल का बैन लगाया गया है। हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। छापों में देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई के शामिल होने के सबूत मिले, आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। इन सभी की जांच के बाद गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया। पीएफआई पर गृह मंत्रालय का बड़ा हंटर चला है। पीएफआई पर यह एक्शन लेते हुए 5 साल का प्रतिबंध केंद्र सरकार की तरफ से लगाया गया है। और पीएफआई पर जिस तरह के आरोप लग रहे थे, चाहे विदेशी फंडिंग के हो, हवाला के जरिए फंडिंग के हो, या आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के हो, या हत्याओं में शामिल होने के हो, धार्मिक उन्माद फैलाने के हो, माहौल खराब करने के हो, इन तमाम चीजों पर लगातार जांच जारी थी। 22 सितंबर को सिलसिलेवार ढंग से छापेमारी होती है। 27 सितंबर यानी कि कल एक बार फिर छापेमारी की जाती है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर। और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई पीएफआई के ऊपर होती है। गृह मंत्रालय ने बाकायदा गैजेट नोटिफिकेशन में आदेश भी जारी कर दिया। 5 साल का प्रतिबंध पीएफआई पर और पीएफआई के साथ जुड़े तमाम दूसरे संगठनों पर भी। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे दिल्ली से जुड़ रही हैं, जबकि आशीष हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सवाल आपसे यह है कि अब क्योंकि बैन लगा दिया गया है लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे और पूछताछ की जाएगी, लगातार जांच होगी और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो निकलकर मामला पूरा सामने आया है कि बाहर से भी फंडिंग लगातार होती रही। दूसरे जो दिल्ली दंगे हुए, चाहे खरगोन में हिंसा हुई, दूसरे जो मामले हुए उसमें पीएफआई कनेक्शन हुआ, लेकिन और खुलासे होने की उम्मीद करें अभी? जी हाँ, जाहिर तौर पे अगर हम कार्रवाई की बात करें तो अभी तक ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स, इन 3 सरकारी एजेंसियों ने कार्रवाई की, लेकिन वो कार्रवाई थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई। अभी जो बैन लगा है पॉपुलर फ्रंट इंडिया के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगा है। इन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की संख्या 15 है। 15 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों पे भी कार्रवाई होगी, उनके अकाउंट्स की पड़ताल होगी, उनके ऑफिसेज को सील किया जाएगा। तो काफ़ी लंबी चौड़ी कवायद है, काफ़ी लंबी चौड़ी ये प्रक्रिया होगी। अब जो है कार्रवाई जो है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़े लोगों जो छद्म रूप से पीएफआई को सपोर्ट कर रहे थे या उनके पीछे खड़े थे या उनको फंड कर रहे थे, उन लोगों पे भी होगी। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। खास बात ये कि इस जो गजट नोटिफिकेशन जो गृह मंत्रालय ने जारी किया वो 5:43 सुबह में, आज तड़के 5:43 पर पीएफआई को बैन करने की गजट नोटिफिकेशन जारी की जाती है। इससे पहले कि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट की बात करें तो 5 जुलाई को सबसे पहले तेलंगाना पुलिस निजामाबाद में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के मॉड्यूल से रिलेटेड एक केस बस्ट करती है। वहां पर गिरफ्तारी होती है 4 लोगों की। वो केस एनआईए के पास जाता है। उसके बाद पटना में ही जुलाई महीने के सेकेंड हाफ में पटना में पीएफआई से जुड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश होता है। पीएम का दौरा होता है, उस समय ये मॉड्यूल का पर्दाफाश होता है। वो भी केस एनआईए अपने पास लेती है। 18 सितंबर को एनआईए 38 जगहों पर पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेड करती है। वहाँ पर 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद 22 सितंबर को पूरे देश भर में एनआईए और ईडी मिलकर रेड करती है और वहाँ पर 106 लोगों की गिरफ्तारी होती है।
27 तारीख को फिर से संस्थाएं, अलग अलग राज्यों की पुलिस सेंट्रल एजेंसी के इनपुट पे रेड करती हैं और यहाँ पर करीब 170 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया जाता है। ये सब कार्रवाई के बाद आज तड़के 5:43 पर केंद्रीय गृह मंत्रालय गैजेट नोटिफिकेशन जारी करता है और 5 साल का बैन पीएफआई पर लगाया जाता है। बिल्कुल, लगातार हो रही छापेमारी और छापेमारी में मिल रहे सबूतों ने इस बात को तस्दीक किया कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था और इसीलिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आदेश जारी हो चुका है पीएफआई पर। केंद्र सरकार की तरफ से यह बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। 5 साल के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने तड़के सुबह यह आदेश जारी किया और पीएफआई के कई सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया। नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या पीएफआई पर यह बैन ताबूत में आखिरी कील जैसा है? नहीं, अभी इसे ताबूत पे आखिरी कील नहीं कहेंगे क्योंकि गृह मंत्रालय का भी बहुत सारा काम बाकी रह गया है। एनआईए का भी बहुत सारा काम बाकी है। जैसा आशीष भी बता रहे थे इस बात को, देखिए पहले इस पूरे मॉड्यूल को समझने की ज़रूरत है। देखिए एक संगठन है पीएफआई जो कि मेन संगठन, इसके साथ उसके छात्र संगठन है, उसके साथ युवा संगठन है, महिला संगठन है और एक ऐसा संगठन है जो पैसा वसूलने का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो देखिए पीएफआई ने केवल एक संगठन के तहत काम नहीं किया बल्कि एक मॉड्यूल क्रिएट किया और अलग अलग छोटे छोटे संगठन तैयार किए जिनके जरिए वो अलग अलग तरह के काम ऑपरेट करता था। तो एनआईए ने अभी तक जो छापेमारी की है दरअसल वो पीएफआई और डायरेक्टली पीएफआई से जुड़े लोगों पर छापेमारी की और उनको उठाया और उनके आधार पर जो कागजात मिले, जो सबूत मिले, उनकी अभी जाँच चल रही है। बहुत सारे जो अभी इनिशियल स्टेज पर जो जाँच में सामने नाम आए उन पर तो कार्रवाई हो गई, उनको तो उठा लिया गया। कल 247 लोगों को उठाया गया, उससे पहले लोगों को उठाया गया करीब 125 लोगों को। तो ये लोगों तो उठाए गए, उनको अभी हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है, किसी को पुलिस की निगरानी में जांच चल रही है। लेकिन अभी उनके साथ के जो सहयोगी संगठन है और उससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई होनी बाकी है और कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा है। और जब उनको लग गया कि नहीं, इनके जो तार हैं वो सीरिया, ईरान और दूसरे जो ऐसे आतंकी संगठन है जो पूरे वर्ल्ड वाइड इस तरह के मॉड्यूल को ऑपरेट करते हैं, उनके साथ जुड़े हैं, तब गृह मंत्रालय ने आज सुबह तड़के ये फैसला ले लिया और फैसला लेकर पीएफआई को बैन कर दिया। अभी तो इनिशियल स्टेज में आप ये कह सकते हैं कि मुख्य आरोपी धरा गया है, लेकिन उसके सहयोगी आरोपी जो उसके साथ के लोग हैं जो इस पूरे मॉड्यूल में पीएफआई के सहयोग के रूप में काम कर रहे हैं, पीएफआई को मदद पहुंचाते हैं और जिनके जरिए पीएफआई काम करता है, उनकी धरपकड़ अभी बाकी है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है अगले 1-2 दिन 3 दिन अहम बात आप कह रहे हैं और जाहिर सी बात है इस बारे में भी लगातार जांच एजेंसियां काम कर रही होंगी। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित और मृत्युंजय सिंह भी हमारे सहयोगी जुड़ गए मुंबई से। जितेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं, लगातार ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन का फैसला ले लिया है। एक चीज आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि अभी भी बहुत कुछ निकल कर आना है, पीएफआई का कच्चा चिट्ठा भी पूरा खुलना है। ऐसे में जब सिमी बैन हुआ, पीएफआई एलिवेट हो गया, पीएफआई बैन हुआ है, तो क्या इस पर भी सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर रहेगी कि इस तरह का कोई दूसरा संगठन इसी तरह के मकसद के साथ आगे ना खड़ा हो पाए? बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहता था। आपने अभी सिमी का नाम लिया। देखिए, महाराष्ट्र में एक इतिहास रहा है इस तरह की आतंकी घटनाओं का, जो है बहुत बार कई ऐसी आतंकी घटनाएं हुई हैं महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई शहर में, जहां पर कि कई आतंकी संगठनों से एफिलिएटेड लोगों ने साजिश रची। जब सिमी पर बैन लगाया गया उसके बाद सिमी के कई सदस्य जो है इंडियन मुजाहिदीन नाम का संगठन उन्होंने बना लिया और उसके बाद न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पीएफआई पर तो बैन लगा दिया गया है, लेकिन ये देखना होगा कि जो पीएफआई के सदस्य हैं वो लोग जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कल जो दूसरे फेज की गिरफ्तारियां हुई उसमें महाराष्ट्र से बताया जा रहा है कि 48 लोगों को धरा गया है और ऐसे में जो बाकी के जो सदस्य हैं पीएफआई के, वो आगे चलकर किसी दूसरे नाम के संगठन से ऑपरेट ना करने लग जाएं और जो भी पीएफआई के गोल्स थे, जो उनके मकसद थे, उसको अंजाम देने की प्रक्रिया ना शुरू कर दें। जी जितेंद्र, आप रहे हमारे साथ। पिंकी राजपुरोहित हमारे सहयोगी वो भी मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ और संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पिंकी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं पॉजिटिव तो आनी शुरू हो गई हैं। जिस तरह से कई केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया, एक धड़ा वो भी है जो लगातार पीएफआई के सपोर्ट में रहा है।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं जो है लगातार जिस तरह के प्रोटेस्ट पिछले कुछ दिनों में जब से एनआईए ने रेड की थी तब से जिस तरह के प्रोटेस्ट चाहे वो केरला हो या कर्नाटका हो जहां पर देखे जा रहे थे, वो अब सवाल जो है वो यही खड़े करती है कि अब क्योंकि पीएफआई बैन हो गया तो ऐसे में क्या जांच एजेंसियां जो है वो एक तरह से इन लोगों पर नजर रखेगी, खासतौर पर जो प्रोटेस्ट करे, जो एक तरह से पीएफआई के जो सिंपथाइजर्स है उन पर कहीं ना कहीं नजर रखनी जो अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि एक और एसोसिएट है पीएफआई का, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में काफी एक्टिव रहा है एज फार एज प्रोटेस्ट जो लगातार हो रहे थे। कहीं ना कहीं केरला में भी अगर हम बात करें तो पीएफआई के बाद जिस तरह से रेड के बाद जो हड़ताल बुलाई गई थी उसमें जिस तरह का वायलेंस जो है वो अक्रॉस द स्टेट देखा गया था, जहां पर स्टेट बसेस को तोड़ा गया था, लोगों पर हमले किए गए थे, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आखिर किस हद तक चाहे वो केरला हो या कर्नाटका हो, यहाँ पर सिंपथाइजर्स जो है वो काफी बड़ी संख्या में है। और लगातार पूरे साउथ की अगर बात करें तो जितने भी नए इंसिडेंट्स हुए हैं हाल ही के दिनों में, वहां पर पीएफआई का कनेक्शन जो है वो साफ तौर पर सामने आया है। और यही कारण है कि लगातार जो है ये तमाम लोग पीएफआई के रडार पर थे। और लगातार चाहे वो अगर कर्नाटका की ही बात करूं तो प्रवीण नेटारू केस हो, या फिर चाहे जो 2020 में जो बेंगलुरु में रायट्स हुए थे डीजे हल्ली एरिया में, जहां पर पूरे पुलिस स्टेशन को जो है जलाया गया था, इस तरह के कई एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो लगातार कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने की कोशिश जो वो लगातार करती रही है। और इनका पूरा कनेक्शन जो है वो पीएफआई से भी जुड़ा है। अगर आप ये सरकार का गैजेट भी देखेंगे तो यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा गया कि कई लोगों का लिंक जो है वो आईएसआईएस तक भी जुड़ा हुआ था। और यही कारण है कि तमाम लोग जो है वो सरकार और सरकारी जो एजेंसियां हैं उनके रडार पर थे, और अब आखिरकार इन्हें बैन कर दिया गया। लेकिन अब देखना होगा कि कोई और ऑप्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ना खड़ा कर ले। जी बिल्कुल पिंकी, आप हमारे साथ बने रहिए। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, अब सवाल यही है कि ये तो पहली कार्रवाई है, पहला एक्शन लिया गया और एक बड़ा एक्शन है कि पीएफआई को और उससे जुड़े तमाम संगठनों को बैन किया जाए, लेकिन दूसरे संगठनों तक भी अभी पहुंच बनानी बाकी है, एनआईए की टीम हो। और साथ ही दूसरी बात ये कि जो दूसरे संगठन थे जो लगातार सपोर्ट कर रहे थे, हमने कई तस्वीरें देखी जब एनआईए की टीम पहुंची थी रेड करने के लिए, छापामार कार्रवाई करने के लिए, तब भी कई जगह पर हिंसा हुई, इस बात का विरोध हुआ। तो इससे भी निपटना होगा सरकार को अब। निश्चित तौर पर देखिए, जो पीएफआई है, पीएफआई से जुड़े हुए संगठन है, खास करके जैसे एसडीपीआई है या अन्य संगठन है, इस पर कुछ दिनों पहले भी एक्शन शुरू हो चुका था। कल जिस प्रकार की कार्रवाई महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली, लगभग 50 लोगों को या तो हिरासत में लिया गया या फिर गिरफ्तार किया गया, इसमें एसडीपीआई के भी बहुत सारे सदस्य थे और पीएफआई के जो सेकेंड कैडर थे उनको हिरासत में लिया गया था। और इनको हिरासत में लेने की कारण दिखाया गया था कि पीएआर यानी प्रिवेंशन एक्शन रिपोर्ट, प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट के आधार पर इन सबको हिरासत में लिया गया था, ताकि कोई भी जो जिस प्रकार का आप सवाल पूछ रहे हैं कि कोई समाज में ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे कानून और व्यवस्था खराब हो सके या फिर राज्य में कानून की स्थिति खराब हो सके। इसीलिए पुलिस ने जगह जगह पर इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, उन पर कार्रवाई की, उनको नोटिस दिया कि अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसे गैर कानूनी काम में लिप्त होते हैं तो हमें कानूनन कार्रवाई करनी होगी। और उनसे बाकायदा लिखवा कर लिया गया है, कोर्ट में लिखवा कर लिया गया है कि हम ऐसे किसी भी काम में शामिल नहीं होंगे जिस पर हम कानून को तोड़े और हम पर कार्रवाई हो। जिसके बाद कुछ लोगों को छोड़ भी दिया गया था, लेकिन अधिकतर लोगों पर कार्रवाई की गई। पहले राउंड में पीएफआई के जो सक्रिय सदस्य थे, जिनकी भूमिका बेहद संदेहजनक थी और उनके जो रोल हैं वो रोल की जांच ईडी और एनआईए कर रही है। उसके बाद में कल जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो सेकंड कैडर के लोग हैं, यानी कि जो समर्थन जुटाने और आंदोलन करने की तैयारी कर रहे थे। यहां तक कि पुणे में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे शाम को, उन लोगों को हिरासत में लिया गया था। तो कहीं न कहीं सरकार ने भी पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट के आधार पर तैयारी कर ली थी, उन लोगों को हिरासत में लिया, सुनिश्चित किया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। पर निश्चित तौर पर सवाल यही बरकरार है कि इससे जुड़े हुए जो अन्य संगठन है उसके कार्यकर्ताओं का क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ बता रहे हैं। और नीरज पांडे भी लगातार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार गृह मंत्री इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, सिमी का ही एक चेहरा बना हुआ था, पीएफआई, उस पर बैन लग गया है, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि तीसरा कोई और संगठन अब ना खड़ा हो जाए।
निश्चित रूप में गृह मंत्रालय इस विषय पर भी बात कर रहा है, इस विषय पर भी काम कर रहा है कि सिमी जब बैन किया गया तो सिमी के बाद ये पीएफआई के रूप में नया संगठन खड़ा हो गया। पीएफआई जब बैन आज हो रहा है 5 साल के लिए, तो निश्चित रूप में कोशिश होगी कि कुछ और संगठन खड़े हो जाएं, किसी और नाम से संगठन खड़े हो जाएं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संगठन को तो आप बैन कर सकते हैं, सोच को कैसे बैन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की अपनी विचारधारा को कैसे बैन कर सकते हैं। तो उस विचारधारा को बदलने के लिए ज़रूरी है एक तो सख्त कदम और साथ में लोगों में अवेयरनेस। तो निश्चित रूप में गृह मंत्रालय इस विषय पर काम कर रहा होगा और इस पर कहीं ना कहीं चेक बैलेंस की कोई प्रक्रिया, एक कहीं ना कहीं एक कोई सिस्टम क्रिएट किया जाएगा कि इस तरह के दूसरे संगठन खड़े ना हो सके और उन संगठनों में इस तरह की गतिविधियां ना हो सके। तो अब गृह मंत्रालय बहुत सतर्क है और इसीलिए एनआईए और ईडी ने बहुत ज्वाइंट ऑपरेशन में ये सारा काम किया है। आने वाले समय में अगर किसी संगठन को फिर से इस लेवल पे खड़ा होना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सालों से पीएफआई अपना संगठन खड़ा करने में लगा था, मॉड्यूल बनाने में लगा हुआ था और एक झटके में गृह मंत्रालय और भारत सरकार ने मिलकर उसको ध्वस्त कर दिया। तो अब आने वाले समय में फिर से ऐसा संगठन खड़ा हो पाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन किसी की सोच को मारना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वो भी बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध के साथ साथ उसके सहयोगी संगठनों पर भी गृह मंत्रालय ने बैन लगाया है। इसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन नाम का संगठन भी है जिस पर बैन लगाया गया है। रिहैब इंडिया फाउंडेशन सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में बेहद सक्रिय था। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद है हमारे साथ। आशीष हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से। आशीष, रिहैब इंडिया फाउंडेशन पर भी एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके मायने कैसे समझें? क्योंकि सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में ये संगठन जो है वो बेहद सक्रिय था। एक तो ये, दूसरा एसडीपीआई का क्या? क्योंकि वो पॉलिटिकल फ्रंट है इसलिए उसको भी बाहर रखा गया है। जी हाँ, अगर हम एसडीपीआई की बात करें तो सोशली डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया जो है पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है। एसडीपीआई के ऊपर बैन नहीं लगाया गया। एसडीपीआई एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये रजिस्टर्ड है। इसके कई कॉरपोरेटर्स हैं। ये विधानसभा के चुनाव भी लड़ी है केरला में और अलग अलग कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। तो इस पॉलिटिकल जो विंग है पीएफआई के, उसको छोड़कर 15 जो कुल मिलाकर जो पीएफआई के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन पर बैन लगा, बस एसडीपीआई पर नहीं लगा है। अगर हम बात करें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट विंग है पीएफआई का। कॉलेज और स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा ये सक्रिय रहा है। हाल के जो हिजाब प्रोटेस्ट रहे हैं कर्नाटक में, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का काफ़ी खुलकर रोल सामने आए। यहाँ तक कि कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया कि कैसे छात्रों को भड़काया गया। उसके अलावा अगर हम रिहैब फाउंडेशन की बात करें तो सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट था, देशव्यापी प्रोटेस्ट था, बिल्कुल आशीष, ये तमाम वो संगठन है जो कि पीएफआई से जुड़े रहे और अब उन पर भी बैन लगा दिया गया। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसा आशीष भी बता रहे थे कि पीएफआई से जुड़े कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन पर भी 5 साल का बैन लगा दिया गया है। बता दें कि ये संगठन कर्नाटक में हिजाब प्रदर्शनों में बेहद सक्रिय था। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिंकी का रुख कर लेते हैं। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पिंकी, अब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को भी बैन कर दिया गया। ये वही संगठन है जो कि हिजाब प्रदर्शनों में बेहद सक्रिय था और यही वजह है कि पीएफआई कनेक्शन इसका सामने आया और इस पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। देखिए, क्योंकि वो स्टूडेंट विंग है सीधे तौर पर, तो ऐसे में जो है वो भी पूरी तरह से जांच एजेंसियों के जो है रडार पर था। लेकिन ज़्यादातर अगर बात करें तो जिस तरह से हिजाब का पूरा रो हमने कर्नाटका में देखा था, जिस तरह के हिंसक प्रदर्शन देखे गए थे और उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का लिंक इसलिए भी सामने आया था क्योंकि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो है उसके कई छात्र जो है वो लगातार इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल थे और जगह जगह पर जो है हिंसा भी देखी गई थी। तो यही कारण है कि लगातार इनका जो रोल एक तरह से देखा गया था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने में। ये जो है पुलिस और साथ ही जांच एजेंसियों के भी रडार पर थे। और साथ ही आपको बता दें कि मैंगलोर खास तौर पर जहां से ये पूरा हिजाब रो जो है वो शुरू हुआ था, वहां से ही तब से जो है वो काफी एक्टिव था अगर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करें। और हाल ही में इंडिपेंडेंस डे के दौरान जब मैंगलोर में भारत माता की पूजा भी रखी गई थी, उस दौरान भी कहीं ना कहीं जो है माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो सीएफआई ने की थी और इतना ही नहीं वहां पर प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश की थी। तो न सिर्फ एक इंसिडेंट बल्कि कई ऐसे इंसिडेंट्स, केवल मैंगलोर की अगर बात करें तो वहां पर भी ऐसे देखे गए थे जहां पर लगातार सीएफआई जो है उसका नाम लगातार सामने आ रहा था और कहीं ना कहीं बच्चों को जो है भड़काने का आरोप भी पीएफआई समेत सीएफआई पर भी लगता दिखा। जी
बिल्कुल पिंकी, और एक और बड़ी खबर इस वक्त की इसी बैन से जुड़ी हुई दर्शकों को बता देते हैं। पीएफआई से जुड़े एक और संगठन नेशनल विमेन फ्रंट पर भी 5 साल का बैन लगा दिया गया है। नेशनल विमेन फ्रंट पर 5 साल का बैन। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी लगातार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, नेशनल विमेन फ्रंट पर भी 5 साल का बैन। देखिए, निश्चित तौर पर जो पीएफआई की एक बहुत सारे संगठन अलग अलग जुड़े हुए थे, इसमें उन्होंने सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए इस प्रकार के अलग अलग विंग्स पीएफआई के अंतर्गत काम करते थे, जिसमें वुमेन्स फ्रंट भी था, साथ ही साथ स्टूडेंट्स फ्रंट भी था, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी था। तो इस प्रकार के अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से काम करते थे पीएफआई के एक बैनर तले। आपको बता दें कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी इसी तर्ज पर काम करता था कि कॉलेज के दिनों से ही बच्चों में वो एक्टिविज्म लाया जाए और इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल किया जाए, उनको अपनी टीम में जोड़ा जाए, पीएफआई से जोड़ा जाए। इससे पहले कि वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप कर सके, उनको पीएफआई से जोड़ा जाए। तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी बड़ा सक्रिय था। इसके अलावा वुमेन फ्रंट ऑफ इंडिया भी उन्होंने बनाया था, जिसमें महिलाओं को साथ में जोड़ा जाए और महिलाओं को जो इस्लामिक तौर तरीके हैं, उसी जो दिशा है, उसी दिशा में वो अपने काम को आगे बढ़ाएं। खास करके जो इस्लामिक रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, बुर्का प्रथा है, तमाम चीजें जो है उसको फॉलो करते हुए एक इस्लामिक तौर पर महिलाओं का जो संगठन विंग है, वो पीएफआई के बैनर तले काम करता रहे। और निश्चित तौर पर इस प्रकार से ये काम करते थे। सिर्फ जो इनके राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, उसे छोड़कर सभी ये रडार पर थे और उन पर कार्रवाई की गई। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं न कहीं इसके संकेत मिलने लगे थे, क्योंकि कल जिस प्रकार से राज्य भर में, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, कार्रवाई की गई, तो कहीं न कहीं उन लोगों को बुलाया गया, पुलिस थाने में घंटों तक बिठाया गया, कोर्ट में पेश किया गया, इसलिए कि ये किसी एक्टिविज्म में यानी कि आंदोलन में शामिल ना हो। अहम जानकारी दे रहे हैं आप और लगातार अपने दर्शकों तक ये बड़ी कवरेज के जरिए हर एक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, पीएफआई के सहयोगी संगठन रिहाब फाउंडेशन केरल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिहाब फाउंडेशन केरल के संबंध देश विरोधी तत्वों के साथ पाया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पीएफआई से जुड़े रिहाब फाउंडेशन केरल पर भी बैन लगाया गया है और केरल फाउंडेशन का जो संबंध है वो देश विरोधी जो अलग अलग संगठन है उनके साथ भी पाया गया है। आज के सबसे बड़ी कवरेज पर महाकवरेज हमारी जारी है। बड़ी खबर पर देखिए, गृह मंत्रालय ने आज बहुत बड़ा फैसला लेते हुए पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया और सिर्फ पीएफआई पर ही नहीं बल्कि उससे जुड़े कई संगठनों पर भी 5 साल का बैन लग गया है। हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापों में देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई के शामिल होने के सबूत मिले, आपत्तिजनक दस्तावेज मिले और इन सभी की जांच के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए पीएफआई और उसके कई सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। आज सुबह गजट नोटिफिकेशन के जरिए यह आदेश जारी किया गया, जिसमें 5 साल का प्रतिबंध पीएफआई और उसके साथ जुड़े कई दूसरे संगठनों पर लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें, फुलवारी शरीफ में छापेमारी होती है, एक लिंक निकल कर आता है पीएफआई से जुड़ा हुआ। उसके बाद लगातार ये पूरी जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती है और कई खुलासे एक के बाद एक होते जाते हैं इस जांच में। उसी में टेरर फंडिंग के सबूत मिलते हैं, किस तरीके से हवाला के जरिए पैसे आता है विदेशों से भी और देश से भी, उसकी भी जानकारी मिलती है। जांच को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाता है। 22 सितंबर को सबसे पहले देश के 10 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी होती है और फिर 27 सितंबर को छापेमारी को और आगे बढ़ाया जाता है। और तमाम सबूतों के मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से 5 साल का प्रतिबंध। और ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ नीरज पांडे भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, मैं आपका रुख कर रहा हूं। बड़ी खबर, जिस तरह की बातें हो रही थी, सबूत सामने आ रहे थे और जांच में खास करके छापेमारी में जो लिंक्स निकल कर आ रहे थे, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई आगे कैसे और बढ़ेगी, क्योंकि पीएफआई की जड़ें तो बहुत गहरी हैं। निश्चित ही पीएफआई की जड़ें बहुत गहरी हैं। मध्य प्रदेश में संगठन काफ़ी लंबे समय से सक्रिय था। जैसे हम कल की बात कर रहे हैं, कल और परसों की रात में जो छापेमारी हुई है उसमें 8 जिलों के 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ये नेटवर्क श्योपुर से लेके इंदौर, उज्जैन, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, नीमच, इन जगहों तक फैला हुआ था। मगर कल ही हम लोग ये सवाल उठा रहे थे कि जो पीएफआई पर तो बैन की सवाल उठने लगे थे, लोग मांग करने लगे थे, मगर पीएफआई का जो पॉलिटिकल संगठन है एसडीपीआई का भोपाल में दफ्तर है। एसडीपीआई ने पिछले दोनों मध्य प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव हैं वहाँ पे अपने कई सारे उम्मीदवार कई जगहों पर उतारे थे और
हम नीमच की बात करें तो नीमच में एसडीपीआई के 3 पार्षद जीते हैं, 3 कॉर्पोरेटर जीते हैं। तो क्या अब बड़ा सवाल यही है, क्या एसडीपीआई पे भी पाबंदी लगेगी या इस पे भी कुछ मुश्किलें कसी जाएंगी? क्योंकि ये सारे वही लोग हैं जो अब तक की जांच में जो सामने भी आया है और सब लोग ये कह भी रहे हैं कि पीएफआई ने अपने काफ़ी बड़े कैडर को एसडीपीआई में शिफ्ट कर दिया है। तो एसडीपीआई में वही लोग हैं जो पीएफआई में थे। और पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि जो सिमी में जो लोग सक्रिय थे वो सिमी में पाबंदी लगने के बाद पीएफआई में आए और पीएफआई से अब वो एसडीपीआई में आ गए। इंदौर में भी जहाँ पे छापे पड़े थे, जिस दफ्तर में छापे पड़े थे, वहाँ तो पीएफआई के दफ्तर के बाहर कम्युनिटी सेंटर लिखा हुआ था। यानी कम्युनिटी सेंटर के नाम पर लोगों को जोड़ने के बाद फिर उन तक अपनी बातें पहुँचाना और उनको मोटिवेट करना, जिस तरीके की सरकार ने जाँच में शामिल आई है कि सरकार के खिलाफ भड़काना, पूरी सरकार के खिलाफ भड़काना और सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार करना, एक सांप्रदायिक माहौल तैयार करना और उस तरीके की गतिविधियां करना जिससे कि सरकार और देश संकट में हो। तो निश्चित ये बड़ी कार्रवाई हो। कल से इस बात की मांग की जा रही थी कि अब इसके बाद क्या, छापेमारी तो हो गई। पहले दौर की छापेमारी में मध्य प्रदेश के तमाम बड़े पदाधिकारियों को पकड़ा गया था, 4 पदाधिकारियों को। उसके बाद उनसे जो पूछताछ हुई उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव हुई और एटीएस की मदद से 21 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो आज उनमें से बहुत लोगों को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा और फिर कुछ और पूछताछ होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि इस कार्यवाहियां लगातार जारी रहेंगी और किसी को भी मध्य प्रदेश में इस तरीके की गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ नीरज हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, अब सवाल यही उठता है कि अब आगे किस प्रकार से और नकेल कसने की तैयारी होगी, क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि जैसा कि ब्रजेश भी बता रहे थे कि सीमी से पीएफआई में आए, अब पीएफआई से किसी दूसरे संगठन में जाएंगे, एसडीपीआई का वो जिक्र कर रहे थे। ऐसे में एक एक कर संगठन बैन तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग, जैसा कि आप पहले भी कह चुके हैं कि उस सोच को खत्म करने की जरूरत है। उस सोच को खत्म करना बेहद मुश्किल है। देखिए, गृह मंत्रालय ने ज़रूर इस पर कोई ना कोई योजना तैयार की होगी, लेकिन अभी जो इनिशियल हमारी जानकारी है उसके अनुसार जैसे पीएफआई और उसके जो सहयोगी संगठन हैं, इनिशियल स्टेज पर अभी उन पर बैन लगाया गया है। अभी जांच चल रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि एनआईए से जो हमारी जानकारी मिले उसके अनुसार अगले 1 हफ्ते के दौरान आपको कुछ और बड़ी छापेमारियाँ दिख सकती हैं। यानी कि अभी तो मुख्य संगठन पीएफआई पकड़ा गया है, पीएफआई के सहयोगी संगठन के पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई, जो सीधे तौर पर सक्रिय लोग थे। ऐसे लोग जो थे जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के फ्रंटल पे काम करते थे, यानी कार्यालय में बैठते थे, लोगों से सीधे संपर्क करते थे, बैठकें करते थे, मीटिंग्स करते थे, लोगों को जोड़ते थे, फंड कलेक्शन का काम करते थे। लेकिन अभी बहुत सारे वो लोग हैं जो स्लीपर सेल का काम करते हैं, यानी कि संगठन से जुड़े तो हैं लेकिन ना तो संगठन में सदस्य हैं, ना तो संगठन की सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, लेकिन काम वो उन्हीं के इशारों पर करते हैं। तो उन लोगों की धरपकड़ भी होने वाली है, उन लोगों पर भी कहीं ना कहीं एनआईए की नज़र है। और जो जानकारियां आ रही हैं, जो पेपर्स इकट्ठे किए गए हैं, जो लोगों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ में नाम सामने आ रहे हैं, अभी उन पर एक बड़ा शिकंजा कसना बाकी है। तो एक तो ये कि इनके पूरे मॉड्यूल को पहले से सरकार ध्वस्त करने की तैयारी में है, यानी कि एनआईए उस पर बड़ी कार्रवाई कर रही है कि पूरा मॉड्यूल ध्वस्त हो जाए। उसके बाद अब कोशिश सरकार की ये होगी कि जो इनकी सोच देश के विरोध की तरफ जा रही है, यानी कि सीरिया और ईरान और इराक में जो संगठन है ISIS, उनके सोच के साथ मेल खाती है या उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, उसको कैसे रोका है? क्योंकि आप अगर देखें तो अफगानिस्तान में जो लड़का पकड़ा गया वो केरल का पकड़ा गया। अफगानिस्तान में केरल का लड़का अफगानिस्तान के संगठन में क्या काम कर रहा था। सीरिया में जो लेकर भी नीरज अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है और उस जरूरत पर काम भी कर रही है सरकार। आप बने रहिए हमारे साथ। पिंकी राजपुरोहित भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी, जो बड़ा सवाल यहाँ पर नीरज उठा रहे थे कि किस तरीके से दक्षिण से पैर पसारता हुआ जो ये पूरा संगठन था पीएफआई, देश के 20 से ज्यादा राज्यों में पसर गया था, फैल चुका था ये पूरा नेटवर्क। ऐसे बहुत से लोग थे जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे और सिंपैथाइज करते थे संगठन के साथ, उन पर भी नकेल कसने की आवश्यकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और ना सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीएफआई का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जहाँ पर जो है सीधे तौर पर खुद पीएफआई कभी सामने नहीं आई है, फिर चाहे वो इंडिया फ्रेटर्निटी फोरम हो, इंडिया सोशल फोरम हो या फिर जो केरला फाउंडेशन हो, ये तीनों फाउंडेशन ऐसे है जो कि गल्फ कंट्रीज से लगातार ऑपरेट करते रहे और पीएफआई जो है इसके ऊपर कहना मास्क लगाकर जो इस पर काम करता रहा। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गल्फ कंट्रीज में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो है पैसे लेता, चंदा लेता था और इन तमाम चंदा को जो है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जो इस्तेमाल करता था, फिर चाहे वो टेररिस्ट गतिविधियां हो या कोई भी एंटी
सोशल गतिविधियां, इन तमाम जो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार गल्फ कंट्रीज में बैठकर पूरे देश भर में जो एक तरह से हिंसा फैलाने का प्लानिंग जो है वो करता आया। ये जानकारी जो है हमें जो एजेंसीज है उनके जरिए हमें मिली है कि किस तरह से पीएफआई जो है ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में जो ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए उनसे भी जो है लगातार भारत विरोधी काम करता आया। और यही कारण है कि इन तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस है उन्हें ना सिर्फ पीएफआई को बल्कि उससे एफिलिएटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उन्हें भी बैन किया गया, चाहे फिर वो केरला हो या वेस्ट तमिलनाडु हो, जहां अगर हम कोयम्बतूर की बात करें या केरला की बात करें या फिर कर्नाटका की बात करें, तेलंगाना, हर जगह पर जो है नेटवर्क इतना ज्यादा फैल चुका था कि आए दिन एजेंसियां जो है वो पीएफआई से जुड़े इन लोगों को लगातार गिरफ्तार करती आई है। और जहां पर भी कोई भी हिंसक का प्रदर्शन या हिंसा होती थी वहां पर पीएफआई का कनेक्शन जो है वो सीधे तौर पर सामने आता रहा है। और यही कारण है कि अब सरकार ने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का फैसला किया है। आज के सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं आपके साथ। देखिए, पीएफआई को बैन कर दिया है गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए, और सिर्फ पीएफआई ही नहीं, पीएफआई से जुड़े दूसरे संगठनों को भी उन पर भी बैन लगा दिया गया है। हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। छापों में देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई के शामिल होने के सबूत मिले थे, टेरर फंडिंग के सबूत मिले थे, आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, और इन सभी के जांच के बाद गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया। लगातार इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हैं, आशीष मौजूद है, ब्रजेश मौजूद है, पिंकी राजपुरोहित मौजूद है। पिंकी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, पीएफआई की जड़ें कितनी गहरी हैं? 2006 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है, केरल में ये केएफडी के नाम से भी काम करता है, और उसके अलावा अगर कर्नाटक की बात करें वहां एमएनपी के नाम से भी काम करता है। तो अलग अलग संगठनों के नाम से भी काम हो रहा था, पीएफआई के नाम से भी काम हो रहा था। अभी बहुत कुछ निकल कर आना बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही अगर आपको बताएं तो सबसे ज्यादा मजबूती अगर पीएफआई की कहीं पर है तो वो है केरला। केरला में अलग अलग संगठनों के नाम पर जो है जो इसके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, पीएफआई जो है लगातार इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करता रहा है। खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होते हुए इन संगठनों के जरिए जो है कहीं ना कहीं जो एंटी सोशल एक्टिविटीज है या जो देश विरोधी एक्टिविटीज है उस पर लगातार काम करता रहा है। और ना सिर्फ केरला बल्कि इसकी जो पहुंच है वो गल्फ कंट्रीज तक भी इसने जो है पैर पसार रखे थे। केरला के बाद धीरे धीरे जो है ये कहीं ना कहीं कर्नाटका में भी दिखाई दिया, जहां पर लगातार हिंसा और अलग अलग तरह के जो एक्टिविटीज है वो कर्नाटका में भी दिखाई दी। और इस तरह से फिर ये पूरे साउथ में जो इसका नेटवर्क जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि पूरे देश भर में इसका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं देश भर में अब दिखाई दे रहा है। और जितने भी ये एक्टिविटीज है, हम अगर केरला की बात करें तो जब भी किसी तरह का कोई हड़ताल होता है या कोई भी किसी तरह की एक्टिविटीज होती है तो हिंसक का रूप जो है उसे दिया जाता है इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, ताकि किसी तरह से जो है जो माहौल है उसे खराब किया जा सके। यही हमने देखा था कर्नाटका में भी। और प्रवीण नेटारू केस जो हाल ही में हुआ था, बीजेपी की जो लीडर की जो हत्या हुई थी, उसमें भी जो तमाम आरोपी थे उनका कनेक्शन पीएफआई से निकला। बेंगलुरु में जो दंगे हुए थे 2020 में, उसका भी कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं पीएफआई से निकला। तो लगातार जो है पूरे दक्षिण भर में इसने पैर पसार रखे थे और तमाम जितनी भी एक्टिविटीज थी वो कहीं ना कहीं पीएफआई के जरिए ही होती रही है। हालांकि वो उसने जो एक तरह से मास्क डालने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन एजेंसियों से जो है ये बच नहीं पाया। और यही कारण है बिल्कुल बच नहीं पाया और इसीलिए इसके हर फ्रंट पर बैन लगाया गया है 5 साल के लिए। मृत्युंजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, मैं पहले आपका यहाँ इधर रुक कर रही हूँ। अगर बात करें अब इस बैन के बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट महाराष्ट्र से क्या मिल रही है? देखिए, जो महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों ने कल हमसे बातचीत में जानकारी दी थी, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण ग्राउंड्स बताए थे। एक तो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होना, दूसरा समाज में द्वेष निर्माण करना और ऐसी स्थिति पैदा करना कि समाज में जो सामाजिक सौहार्द है, कम्युनल हार्मनी है, वो खराब हो, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री। ये 3 जो मुद्दे थे, इस 3 मुद्दों को ध्यान में रखकर पिछले दिनों कार्रवाई की गई थी और इसमें जो गतिविधियों में लिप्त पाए गए पीएफआई के कार्यकर्ता सदस्य, उनको हिरासत में लिया गया या फिर गिरफ्तार दिखाया गया। देखिए, ये जो पीएफआई के 8 अलग अलग संगठन है इससे जुड़े हुए, जिन पर यह प्रतिबंध, जिनको 5 साल के लिए बैन किया गया है। इन 5 संगठनों की अगर हम बात करें तो देखिए, इमाम काउंसिल भी इसमें आता है, साथ ही साथ वुमेन फ्रंट ऑफ इंडिया आता है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया आता है। तो ये तमाम चेहरे थे पीएफआई के
जिस प्रकार से रावण के 10 चेहरे थे, उसी प्रकार से पीएफआई के कई चेहरे थे जो समाज में अलग अलग नामों से काम कर रहे थे और कहीं न कहीं जो उनका मुख्य उद्देश्य था, उस मुख्य उद्देश्य को छिपाने के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, वुमेन फ्रंट ऑफ इंडिया, इमाम काउंसिल, इस प्रकार के बैनर तले ये काम कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं जब फंडिंग की बात आती है, इसके जो हायरार्की आती है, पीएफआई से जुड़े हुए लोग दूसरे संगठनों में भी, यानी दूसरे जो आउटफिट है उसमें भी काम कर रहे थे। चेहरे समान है, विचारधारा समान है और जो मोटिव है, जो उद्देश्य से काम किया जा रहा था, देश में देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ाना, गैर कानूनी कामों को बढ़ाना, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, तो कहीं न कहीं इन संगठनों पे भी वो चीजें पाई गई, वो लोग पाए गए और इसीलिए कार्रवाई की गई और 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। जी ब्रजेश, अब आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप इस बात का जिक्र वक्त वक्त पर करते रहे कि मध्य प्रदेश सरकार इस तरह के संगठनों के खिलाफ लंबे समय से सक्रिय रही है और बहुत सख्त भी रही है। अब इस बैन के बाद सख्ती उन पर किस तरह से जो इनडायरेक्टली जुड़े रहे इन संगठनों के साथ या इनके सिंपैथाइजर रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार को ये तो मालूम है कि जो ये संगठन था किन इलाकों में सक्रिय था, खासकर मालवा इलाकों में। कल जो 21 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें बताऊं कि आपको आधे से ज़्यादा गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश के मालवा इलाके से हुई है। इंदौर से 4, उज्जैन से 4, नीमच से 4, शाजापुर, श्योपुर से 2-2। तो दरअसल ये उस पूरे इलाके में जिस तरीके से ये पूरा संगठन सक्रिय था, और ये वही इलाका है जहाँ पे आदिवासी बहुल बेल्ट है और एक जो सांप्रदायिक तनाव की पिछले दिनों जो घटना हुई हैं वो भी पूरे इसी इलाके में हुई है। खरगोन में हुई है, खंडवा में पिछले कुछ सालों में छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े घटनाएं हो जाती थी, सांप्रदायिक तनाव फैल जाता था। मगर मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ समय से जो सख्ती करनी शुरू हुई है, तो इस पूरे साल में हम लोग ने देखा है खरगोन की घटना के अलावा ऐसा कोई बड़ा आतंकी घटना या सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ, मगर खरगोन की घटना में ये तमाम लोग सक्रिय थे। तो मध्य प्रदेश सरकार को मालूम है कि किन इलाकों में सक्रिय हैं ये सारे लोग, और अब जब एक बार बैन लग गया है तो इस पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में बेहद सख्त है। कल भी मुख्यमंत्री ने कहा है, गृह मंत्री ने भी कहा है, और ये पूरा काम करके रखा हुआ है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस ने कल 35 लोगों को गिरफ्तारी करनी थी, मगर 35 में से बाकी सारे लोग भाग गए, सिर्फ 21 लोग पकड़ में आए, तो वो जो बाकी लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। कल जो गिरफ्तार हुए थे वो 2nd रैंक के लोग थे, मगर आने वाले दिनों में जो गिरफ्तारियां होंगी वो 3rd रैंक के एक्टिव सदस्य होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2500 से ज़्यादा पीएफआई के एक्टिव सदस्य हैं। अब उन सब की धरपकड़ करना या उनकी कुंडली खंगालना अब मध्य प्रदेश पुलिस और एटीएस का बड़ा काम होगा। निश्चित ही आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी कार्रवाइयां हम सबको देखने को मिलेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।